आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विष के दांत चैप्टर, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा हैं। चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर पूरा और उसके साथ इसके एमसीक्यूज़। इसके बाद के क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग एमसीक्यू और चैप्टर के डिटेल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक के बारे में। नलिन विलोचन शर्मा जी जो थे, इनके बारे में पढ़ते हैं और इनके बारे में एग्ज़ाम में एमसीक्यू में सवाल आते हैं। तो पढ़ते हैं। तो क्या है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। इससे पहला ही क्वेश्चन निकलता है हमारा कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ और कब हुआ। ठीक है, कब हुआ? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ? पटना के बदरघाट में। ठीक है। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। मतलब क्वेश्चन इससे उठता है कि नलिन विलोचन शर्मा जन्म से कौन सी भाषा बोलते थे? तो कौन सी भाषा थी? भोजपुरी। वे दर्शन एवं साहित्य के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा। ठीक है, पंडित रामावतार शर्मा। ये भी पूछा जा सकता है कि पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। हाँ, अब ये भी पूछा जा सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम रत्नावती शर्मा था। ठीक है। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? तो नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। ठीक है। और पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत एवं हिंदी में एमए किया। वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि नलिन विलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो पटना विश्वविद्यालय के। मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1916 इस पद पर बने रहे। मतलब मृत्यु पर्यंत का मतलब हुआ कि मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। इस पद मतलब कौन से? हिंदी विभाग में अध्यक्ष। उनकी मृत्यु कब हुई? लिखा हुआ है 12 सितंबर 1916 ईस्वी। हिंदी कविता में पद्यवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार हैं। हाँ, नलिन जी जो हैं, नलिन विलोचन शर्मा, जिन्होंने विष की दांत नामक कहानी लिखी, तो उन्होंने और भी कुछ रचनाएं लिखी हैं जिनके नाम दिए हुए हैं। रचना है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड,
हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद। साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ, कहानी संग्रह, केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद्य और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ हैं। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन क्या आता है एमसीक्यू में? तो एमसीक्यू में पूछा जाता है इनके रचनाओं के नाम। ठीक है, तो जिसमें से पूछा जा चुका है कि दृष्टिकोण के रचनाकार कौन है, तो नलिन विलोचन शर्मा। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में नलिन विलोचन द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जिसमें ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें से एक दृष्टिकोण हो सकता है। ठीक है, वैसे ही इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट नोट कर ले, दृष्टिकोण पूछा जा चुका है, मानदंड पूछा जा चुका है, साहित्य तत्व और आलोचना पूछा जा चुका है, उसके बाद उतना अब तो नहीं, ये 3-4 चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलोचकों के अनुसार, आलोचक का मतलब पता ही होता है, कोई भी लेखक होते हैं या कोई भी गायक होते हैं या कोई भी हीरो हीरोइन कुछ भी होता है, तो उनके प्रशंसा करने वाले अलग होते हैं और आलोचक यानी उनकी बुराई करने वाले अलग होते हैं। ठीक है, तो आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद के वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ। ठीक है, उनकी कहानियों में वैज्ञानिकता के तत्व समग्रता से उभर कर आए। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम से कि नलिन विलोचन शर्मा की कहानी किस आधार पर या फिर कहानियों में कौन से तत्व हैं जिसमें मनोवैज्ञानिकता या मनोवैज्ञानिक ध्यान रखना है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक होगा आंसर। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के अग्राही लेखक थे। उनमें प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली के निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन है। आलोचना की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि विष की दांत जो कहानी है वो किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो विष की दांत जो कहानी है वो विष की दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से ली गई है। पूरा नाम ही इसका वही है, विष की दांत तथा अन्य कहानियाँ, ये किताब का कहानी का नाम है, उसी से विष की दांत ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों का उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही
एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशी निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। अब इस कहानी की शुरुआत करने से पहले इसमें जो बताया गया है कि इसमें दो तरह के लोग हैं, मध्यम वर्गीय में और एक निम्न वर्ग के लोग। मध्यम वर्ग में सेन साहब का नाम आएगा आगे कहानी पढ़ते समय, जो एक लिंग भेद को बढ़ावा देने वाला इंसान होता है। ठीक है, लिंग भेद करते रहता है। लिंग भेद का मतलब कि लड़का आगे, मतलब लड़का इंजीनियर बने या लड़की घर में रहे, ऐसा टाइप का, कि मतलब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने ना दिया जाए, लड़कों को पढ़ने लिखने की छूट हो, ऐसा टाइप का। और जो हमारे निम्न वर्गीय व्यक्ति जो हैं वो, उनका नाम गिरधर है। ठीक है, इसी कहानी में आगे मिलेगा गिरधर नाम के व्यक्ति जो अनेक तरह के बंदिशों के बाद बहुत बहादुरी और साहस से अपने अस्तित्व को बचाए रखता है। किससे? ये जो इंसान हैं, ऐसे इंसान जो सेन साहब जैसे होते हैं। ठीक है, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। विष के दांत। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। ठीक है, जो ऊपर पढ़े हम लोग, सेन साहब उनकी अपनी एक मोटर कार है, नई मोटर कार है, और उनकी अपने बंगले के सामने, बरसाती का मतलब शेड होता है जिसमें कार को रखा जाता है। ठीक है, उसी में खड़ी है और उसकी काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। यहाँ पर इनके कार की, यानी सेन साहब की जो कार है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि सेन साहब की जो कार है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो सेन साहब के कार का नाम क्या है? स्ट्रीमल इंड, और वह किस रंग की है? काली चमकती हुई, मतलब काली रंग की है। ठीक है, सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल ये नई मॉडल 7,500 में आई है। अब ये पुराने ज़माने की कार होगी, हम लोग के ज़माने में तो नहीं मिलने वाली है 7,500 में। तो यहाँ पर 7,500 में, हाँ, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि सेन साहब की नई मोटर कार स्ट्रीमल इंड की नई मॉडल कितने में आई है? तो कितने में आई है? 7,500 में, 7,500 रुपये में। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, मतलब बहुत बढ़िया कार थी, एकदम बहुत ज़्यादा मेंटेन किया हुआ कार खरीद के रखे, तो इसका मतलब उसको धुलाई पुछाई करते होंगे, तभी तो। ना तो आजकल के तो बाइक भी हम लोग के घर में रहते, धूल जाने रहते, कहाँ कुछ दिखता उस पर। तो
कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और सोफर की शामत समझ लो। देखो बोला ही मैंने, यहाँ पर सेन साहब के पास दो नौकर, नौकर कौन से, क्लीनर और सोफर, ठीक है। वो दोनों क्या करते थे, गाड़ी की सफाई करते रहते थे, ठीक है। सेन मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने न पाए। मेम साहब कौन है, तो सेन साहब की बीबी, ठीक है। उनकी तरफ से सख्त मना था कि खोखा खोखी गाड़ी के पास नहीं भटके। अब खोखा खोखी कौन है, खोखा खोखी का मतलब यहाँ पर है कि उनके बेटा और बेटी, खोखा लड़का खोखी लड़की, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं इनकी, सेन साहब की, आगे पढ़ते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं। देखो मिल गई अभी तुरंत, खोखी मतलब लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील हैं, मतलब सेन साहब की कितनी लड़कियां, 5 लड़कियां, ठीक है। 5 5 ठहरी और सो भी लड़कियां, ठीक है। तहजीब और तमीज की तो जात जीती जागती मूरत ही हैं, ठीक है। यहाँ पर लड़कियों को, कितनी लड़कियां हैं, 5 5 लड़कियां हैं। लड़कियों में बहुत ज़्यादा तहजीब तमीज भरी पड़ी हैं, माता पिता के द्वारा दी गई हैं। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी उन्हें ऐसी तालीम दी गई है कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस सेंटेंस में यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कुछ है, क्या है कि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, हैं या थी जो भी है, 5 लड़कियां हैं, ठीक है। और वे जो लड़कियां हैं उन्होंने, सेन साहब ने ऐसी तालीम दी, सेन साहब के माता पिता ने उनको ऐसी तालीम दी कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। मतलब कठपुतली मतलब क्या होता है कि ना ज़्यादा शोर शराबा, ना ज़्यादा हल्ला गुल्ला, बहुत ज़्यादा शांत, कब खेलना है कब खाना है कब क्या करना है, ये सारी चीज़ें माता पिता के द्वारा ही संचालित होती थी, ठीक है। और ये पूछा भी जाता है सेंटेंस में कि लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, या किस चैप्टर्स यानी किस पाठ का की पंक्ति है, तो पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ठीक है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं। देखो अभी बोला मैंने, एकदम शांत रहने वाली बच्ची, ठीक है। वे कभी किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, वे दौड़ती नहीं और खेलती भी हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि वे की बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। कौन सी बातें, कि इधर उधर तोड़ फोड़ नहीं करना है, दौड़ना है खेलना है लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती हैं कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहें तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना।
यानी ऐसी तामील दी गई है, ऐसी चीज़ें सिखाई गई हैं कि दौड़ना खेलना तो है, लेकिन शाम को वक्त ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं, मतलब तोड़ फोड़ करना ही नहीं है। और साथ में अगर मुस्कुराती भी हैं तो दूसरों को सीख लेना चाहिए कि वो कैसे मुस्कुराए, वो खिलखिलाकर कभी भी नहीं हंसती। ठीक है। सेन साहब के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं। ठीक है। सेन परिवार, सॉरी सेन साहब पढ़ दिया मैंने। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं। अब सेन परिवार के मुलाकाती रश्क का क्या मतलब हुआ कि सेन परिवार में जो उनके गोतिया रहते थे, जो उनके संबंधी या मित्र या जो भी हैं, वो अपने बच्चों को डांटते थे, कहते थे एक तुम लोग हो और एक मिसेस सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। अब ये सेंस कहाँ से लिया गया है, तो उनके सेन परिवार में जो भी रश्क यानी उनके रिश्तेदार जो रहते थे, वो अपने बच्चों को बहुत डांटते थे और उनको उदाहरण देते थे कि सेन साहब की देखो बच्चियां हैं और तुम मेरी बच्ची हो, तुम लोग अपने घर के गमले को तोड़ देती हो और वो लोग तोड़ फोड़ नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा कंपेयर किया जा रहा है। जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उसने मोटर कार की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो है। मतलब सेन साहब का लड़का, ठीक है, अभी उस लड़के का नाम नहीं आया, ठीक है, खोखा मतलब लड़का, तो सेन साहब का लड़का भी तो है। तो खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। ठीक है। सेन साहब के परिवार में केवल कितने संतान हैं, तो 5 लड़कियां और एक लड़का। ठीक है। और जब जो जो कि सबसे छोटा है, लड़का है। ठीक है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। बिल्कुल, खोखा जो है अपने माँ बाप के आंखों का तारा है। मतलब बहुत ज़्यादा लाड और दुलार में खोखे को रखा जाता था। ठीक है। यही नहीं कि मिसेस सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अभिभाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि खोखा किस का अपवाद था। तो खोखा जो है जीवन के नियम का अपवाद था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रूल खोखी यानी 5 लड़कियों पर लगते थे, वो रूल खोखा पर नहीं लगते थे। लड़कियों को तोड़ फोड़ की, मतलब घर में तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं थी, लड़के को थी। घर में शाम को खेलने की इजाज़त, सिर्फ शाम को खेलने की इजाज़त लड़कियों की थी, लेकिन लड़का कभी भी खेल सकता था। लड़कियां खिलखिलाकर हंसती नहीं थी, बट लड़का हंसता था। तो
ऐसे ऐसे नियम जो सेन साहब ने अपने लिए खोखा के लिए बदल दिए। जो लड़कियों पर लागू होते थे वो खोखा पर लागू नहीं होते थे। कुल मिलाकर खोखा जो था वो सेन साहब की आंखों का तारा था। आप जानते ही हो, दुलार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नियमों का पाठ था, हो गया। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह अपने घर के नियम का भी अपवाद हो। देखो, बोला मैंने, घर के नियमों का अपवाद है वो। जीवन के नियम का भी अपवाद था। जीवन के नियम का अपवाद का मतलब हुआ कि वो बहुत मुश्किल से उनको एक बेटा हुआ था। उनकी 5 बेटियां थी, एक बेटा था, बहुत मुश्किल से। इसलिए जीवन के नियम का अपवाद था। अगर वो जीवन के नियम का अपवाद था तो घर के नियमों में भी अपवाद हो गया। ठीक है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। ठीक है, मोटर को खतरा, मोटर मतलब जो कार थी स्ट्रीमलिंड, उसको कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही, क्योंकि खोखा तोड़फोड़ करने की आज़ादी थी, दूसरे को नहीं थी। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, देखो अब ये जो है 1 2 3 4 5, ये पांचों लड़कियों के नाम हैं। किनके? सेन साहब के लड़कियों के नाम हैं पांचों। ठीक है, पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरफ की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग दूसरी दूसरी। कहने के लिए तो सेन साहब का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसीलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। जब सेन साहब और उसके दोस्त एक जगह बैठते थे और बैठ करके बात करते थे, बात करने के विषय समाप्त हो जाते थे तो एक दूसरे के बच्चे के बारे में पूछते थे कि आपका लड़का क्या करेगा, आपका लड़का क्या करेगा। ठीक है, तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरदर्शी के साथ दूरंदेशी है, ये मिसप्रिंट हो गया, दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, तो उसके लिए उसको शुरू से ही इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कैसे दी जा रही थी तो देखते हैं आगे। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, किनका कहना है? सेन साहब का। ठीक है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। देखिए, अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल भेज दो, लेकिन मैंने अभी यह इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, अब क्या ही करें। तो यहाँ पर सेन साहब कहते हैं कि मेरा बच्चा
किंडरगार्टन स्कूल नहीं जाएगा। और सेन साहब कहते हैं कि अगर उसको इंजीनियर बनाना है, ओके, तो इंजीनियर बनाना है तो उसको इंजीनियरिंग के लिए जो मिस्त्री, मतलब कारखाने की बढ़ई मिस्त्री, अब उसके साथ ठोक पीट किया करे। ठोक पीट किया करे का मतलब क्या है कि उसको औजार जो हैं उनको पता हो कि कौन पिलास है, कौन पेचकस है, कौन हथौड़ी है, ये सारे चीज़ें पता रहेंगी। साथ में उसके साथ अंगुलियां भी बैठ जाएंगी कि किस तरह पेचकस यूज़ किया जाता है, पिलास यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें। एक दिन का वाकया है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीश थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से भी छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस उन उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब सेन साहब ने शुरू किया। क्या शुरू किया भाई, देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, और वे ही बातें दोहराते वे थकते नहीं थे। ठीक है, मतलब एक दोस्त है या रिश्तेदार है और वो अखबार नवीश है, मतलब कि एक तरह का संपादक है, न्यूज़ एडिटर टाइप का है। अब वो अपने बच्चे के बारे में, किसी ने उनके बारे में पूछ लिया, अखबार वाले के बच्चे के बारे में, तो उस बीच में सेन साहब कूद करके बोलने लगे कि मैं तो अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा करके मतलब बार बार बोलने लगे। तो पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनकी क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, किन्होंने कहा, पत्रकार महोदय ने, ठीक है, मैं चाहता हूं कि वह जेन मैं चाहता हूं कहाँ गया मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और कुछ बने। उसका काम है कि काम करने काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यार ये इतना मिस प्रिंट है कि समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इसी उत्तर के शिष्ट और प्रच्छन्न व्यंग पर ऐठ कर रह गए। बड़ा गजब है ये। कहा जा मतलब जब पत्रकार ने से पूछा गया कि आपका बेटा क्या करेगा, तो पत्रकार ने जवाब दिया कि मेरा बेटा जो है जेंटलमैन, मैं चाहता मतलब उन वो चाहते थे, पत्रकार महोदय चाहते थे कि उनका बेटा जेंटलमैन बने, कुछ करे या ना करे जेंटलमैन जरूर बने। ठीक है, और जो भी काम करेगा उसको उसकी पूरी आज़ादी रहेगी, वो अपने इच्छानुसार काम को बदल सकेगा या फिर अपने काम को करेगा। ठीक है, इस टाइप का। बट सेन साहब जब इस उत्तर को सुने उस पत्रकार महोदय के मुख से, तो वो थोड़ा सा ऐड करके रह गए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा चिढ़ गए या फिर कहो जलन टाइप का, ऐसा टाइप का। तो
तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। मतलब सेन साहब के बाहर जहाँ पर लोग बैठे थे, तो वहाँ बाहर में शोर शराबे उत्पन्न हुए और मित्र जाने की इच्छा प्रकट करने लगे कि अच्छा सेन साहब चलते हैं, ऐसा टाइप का। और उनके साथ ही बाहर आए, ठीक है, उन्हीं के साथ ही बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। अब यहाँ पर जो शोरगुल सुनाई दे रहा था वो सेन साहब का जो नौकर था, जो गाड़ी को साफ करता था, वो उसका नाम सोफर बोला गया है। यहाँ पर सोफर जो है एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था जिसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बच्चा बार बार सोफर की ओर झपटता था। मतलब कि बच्चा सोफर को मारने की इच्छा जता रहा था कि मतलब उसको मारेगा टाइप का। छोटा बच्चा है 5-6 साल का। अब बीच में कुछ हुआ होगा, तो क्या हुआ है कहानी तो समझते हैं, आगे बढ़ेंगे। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। अब मालिक आ गए, तो मालिक को देख करके तो नौकर थोड़ा सा सहम तो जाते ही हैं। तो शायद वो औरत सेन साहब की नौकर की कुछ होगी, ठीक है, नौकर की बीवी टाइप की। अब आगे पढ़ते हैं। सोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा जा, तो मैंने उसे पकड़कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकालते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। बताओ, उस बच्चे का खून निकल रहा था, इसलिए शायद सेन साहब ने सिर्फ बिना कुछ बोले उसको जाने को कह दिया, हो सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सोफर उसको डांट ही क्यों रहा था? तो सेन साहब की जो गाड़ी थी उसको वो बच्चे ने उसने छू दिया था, और जब छू दिया था तब सोफर ने उसको मना किया, कि क्यों छू रहे हो? तो अब लड़का है, छोटा सा बच्चा है, तो वो क्या कहेगा? अब निम्न वर्ग का है, तो बोल दिया उसने जा जा, मतलब उसको चिढ़ आ गई, तो शायद उसने मार दिया होगा, जिसके वजह से उसके खून निकल आए होंगे। इस पर वो छोटा बच्चा वो भी मारने को दौड़ा होगा, जिस पर वहीं पर उसकी माँ आ गई होगी, उसको पकड़ करके रखी होगी कि मत 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 करो मत करो, मालिक आ जाएंगे, ऐसा ऐसा। ठीक है, ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था। देखो देखो, ड्राइवर ने क्या किया, उसको ढकेल दिया था, वह गिर पड़ा था, ठीक है। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उसे चोट आ गई, तो आखिर कौन सी बात हो गई? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? मतलब बड़ी बात नहीं है। देख रहे हो, यहाँ पर वो जो बेटा था सेन साहब के किरानी का बेटा था। फिर यहाँ पर
3 चीज़ें हैं। पहला कि अभी तक खोखे का नाम, खोखा मतलब सेन साहब के बेटे का नाम नहीं पता है, ठीक है। दूसरा, सेन साहब के घर में एक किरानी है, शायद फैक्ट्री में काम करता होगा। वो किरानी का मतलब क्लर्क, जो पैसे की रेख देख करता हो उसको क्लर्क वगैरह बोलते हैं। तो जो सेन साहब का किरानी जो था, उसके बेटे ने सेन साहब की गाड़ी को छू दी और सोफर ने उसके बेटे को धक्का दे दिया और जिससे वो गिर पड़ा और उसकी खून आ गई, ठीक है, या चोट आ गई। तो वो जो चोट थी, क्योंकि वो निम्न वर्गीय परिवार का था और सेन साहब मध्यम वर्गीय परिवार यानी थोड़े से बड़े वर्ग के थे, तो उनको ये बात बहुत ही छोटी लगी, ठीक है। लेकिन जिसको निम्न वर्गीय परिवार, जिसको वो चोट लगी, उसके लिए तो बड़ी थी। क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके। अब देखो, मोटर, उनके गाड़ी जो स्ट्रीमरलिंड थी, उनके पीछे, मोटर के पीछे खटखट की आवाज़ सुनाई दी और सेन साहब दौड़ करके आए कि अब क्या हो गया मेरी गाड़ी को। तो सोफर भी दौड़ा, ठीक है, और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। समझ रहे हो क्या डांट रहे हैं? कि और मोटर की ओर पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, आप लोगों ने बड़ा शरारती हो गया है काशू। देखो, मिल गया ना नाम। पहला पॉइंट कि सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? काशू। बेटा मतलब खोखा, उनके लैंग्वेज में बोलते होंगे, कहीं के होंगे तो उनके बेटा यानी खोखा का नाम काशू था, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब वो निम्न वर्ग का जो उनका किरानी था, निम्न वर्ग का, उनके बेटे ने उसकी गाड़ी को सिर्फ छुआ था तो उसके ड्राइवर ने धक्का दे दिया, उसको मतलब चोट लग गई। यहाँ तो उनके खुद के बेटे ने गाड़ी का शीशा, जो पिछली बत्ती, यहाँ लिखा हुआ है मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया पूरा। तो मित्रों से कह रहे हैं अपने कि बड़ा शरारती हो गया है काशू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है, उसके कलपुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि इस बत्ती के अंदर है क्या। सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं। देखते भी तो कुछ समझ नहीं पाते। इसमें शक ही था कि मिस्टर सिंह कौन? वो पत्रकार, ठीक है, उनके दोस्त पत्रकार अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंचर हो गया था।
सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो? ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। और हाँ, कुर्सियाँ लॉन में लगवा दो। तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई है। काम तो काशू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और मुखर्जी साहब कौन? उनके और दोस्त थे, ठीक है। और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चल बने, ठीक है। मुखर्जी साहब की गाड़ी अच्छी थी तो वो जो है पत्रकार महोदय के साथ बैठे और उसी के साथ चल बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठे बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में सेन साहब ने बताया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हकीमत जान ली है। मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उसका अपना ख्याल था कि उसकी इन हरकतों को देखकर साफ साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग उसकी दिलचस्पी है। अब बताओ, एक छोटा सा बच्चा है जिसने कार को छुआ, शोफर ने उसको धक्का दे दिया, उसको चोट लग गई क्योंकि कार को छूना मना था। सेन साहब, अब उन्हीं सेन साहब के घर में उनकी कार को तो छुआ ही, दूसरे की कार को भी छुआ, और छुआ तो उससे उसकी बड़ाई की गई इंजीनियर कह करके। देखो, अब ये समाज में भेदभाव नहीं है तो क्या है? और ये रियल भी है, बहुत रियल है। ठीक है, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी फैक्ट्री में किरानी था, ठीक है। मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। और मदन कौन? वो ही लड़का जिसने कार को छुआ था और शोफर ने धक्का देकर मदन को चोट पहुंचा दी थी, ठीक है। उसके पिता का नाम क्या है? गिरधर लाल। और ये कौन है? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी थे, ठीक है। अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। कौन? गिरधर लाल। गिरधर लाल सेन साहब के अहाते के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। किसको? गिरधर लाल को, ठीक है। तो बुला लाने का हुक्म किसने दिया? सेन साहब ने। और किसे दिया? डेरा को, ठीक है। अब डेरा किसी का नाम होगा, उसके घर में कोई नौकर होगा सेन साहब के घर में। उन्होंने डेरा को कहा कि जाओ गिरधर लाल को बुला लाओ। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। खून के जुर्म में
कैदी जज के सामने जैसे खड़ा होता है उसी प्रकार सेन साहब के सामने गिरधर लाल आकर के खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया। ठीक है, सेन साहब ने थोड़ा सा धीमे आवाज में और थोड़ा ऑर्डर देने टाइप के आवाज में कहा, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी तो गंदा किया, वह अलग। मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कह देता था। अब जब सेन साहब ये जो वर्ड है, सेंटेंस है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते, ये पूछा जा चुका है एमसीक्यू में कि किस चैप्टर से लिया गया है। ये जो सेंटेंस है लिख देगा कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस चैप्टर, किस पार्ट से ली गई है? तो 20 के दांत। ठीक है, और ये किसने कहा था? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर एवं डाकू बनते हैं, ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा? वाक्य जो है ये किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। किसको कहा? गिरधर लाल को। और ये किसके बारे में है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन के बारे में है। ठीक है, सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालत क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। तुम जा सकते हो। सेन साहब ने गिरधर लाल को कहा, इतनी सारी बातें सुना दी और कहा जा सकते हो। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज उठा। अब इसका क्या मतलब हुआ? चूँकि मदन जो था गिरधर लाल का बेटा, गिरधर लाल जो थे अपने बेटे को बहुत पीटते थे। चूँकि उनका जो घर था गिरधर लाल का, सेन साहब के आउट हाउस में रहते थे ये, और आउट हाउस उनके जो सेन साहब का जो शयनगार यानी शयन कक्ष था उसके नज़दीक था। तो गिरधर लाल जब भी अपने बेटे को मारते थे, पीटते थे, तो बेटा कहराकर रोता था और उसकी आवाज़ सेन साहब को सुनाई देती थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुझला कर पिता सेन ने धर्मपत्नी से बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है। उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। अब ये किसने कहा? सेन साहब ने। ठीक है, गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाएगा। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। उन्होंने एक कहावत कह दी। किसने? सेन साहब ने, कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉयल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। माता सेन कौन? सेन साहब की पत्नी। ठीक है, उनकी भी नींद खराब हो गई।
उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी। सेन साहब जो बोल रहे थे वो उनकी बीवी को ये पसंद नहीं था। ठीक है, उनकी मतलब उनकी बात से नहीं, उनकी आवाज़ से। वो भी सोई हुई थी, तो एक तो अलग से मदन चिल्ला ही रहा था रो कर के, बगल में उसके पति जो सेन साहब थे वो भी चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से बीवी की नींद भी और ख़राब हो रही थी। इसी वजह से वो खींच रही थी, चिढ़ रही थी उनकी बकबक से। लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। अब पति को तो बोल नहीं सकती हैं, सीधी सी बात है, मुखिया हैं घर के, तो जो खींच थी मदन पर ही उतारी। मतलब कुछ बातें बोल दी, बेकार की बातें, जैसे कि कमबख्त, कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ये जो सेंटेंस है ये भी पूछा जाता है कि ये किसने कहा, तो सेन साहब की पत्नी ने कहा, कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? विष के दांत। खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन के आर्त रुदन रुक गया था, मतलब मदन थोड़ा अब शांत हो गया कुछ देर पिटाई के बाद। खैरियत थी कि उसकी सिसकियां सेनों के श्यानगार तक नहीं पहुंच रही थी। ठीक है, लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। अब क्या हो गया भैया, अलग मामला क्या हो गया, गजब मामला क्या हो गया? तो हुआ क्या कि शाम के वक्त खेलता कुत्ता खोखा बगल के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। ठीक है, खोखा मतलब कौन? सेन साहब का बेटा। वो क्या किया कि बगल की गली से खेलते खेलते जा रहा था। ठीक है, यहाँ धूल में मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अब छोटी सिंपल सी बात है, निम्न वर्ग का लड़का है तो निम्न वर्ग के साथ खेल रहा था, यानी लट्टू नचा रहा था। और वहीं से जो मदन का मालिक का बेटा, जिसका नाम काशू था, वो उसी रास्ते से जा रहा था। तो अब सिंपल सी बात है, दोनों तो हैं बच्चे ही, उनको क्या पता है कि निम्न है कौन, मध्यम है कौन, ऊंच है कौन नीचे है तो बच्चे ही खेलेंगे ही साथ में। सीधी सी बात है, आगे जा कर के क्या हुआ होगा समझ में आ रहा होगा कि अगर वो लट्टू नचा रहा है तो खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई मतलब खोखा को भी मन कर दिया लट्टू नचाने को, है कि नहीं? अब छोटा बच्चा है, वो दूसरे को खेलते हुए देख रहा है तो वो भी सोचेगा कि मैं भी क्यों ना खेलूं। तब यहाँ पर एक सेंटेंस लिया गया है, हंस कौवों के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब हंस कौन? खोखा। कौवा का जमात कौन? मदन और उसके साथी। ठीक है, यहाँ इस किताब में ये जो सेंटेंस है, ये जो लिखा गया है, ये हंस और कौवा, हंस किसको बोला गया है? खोखा को, खोखा मतलब काशू को, और कौवा की जमात कौन? मदन की पड़ोसी या फिर मदन के साथियों को। ठीक है, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से कहा। अब चूंकि मालिक का बेटा है, वो नौकर से कैसे बर्ताव कर सकता है, कैसे बर्ताव करेगा? सीधी सी बात है, ऊंची आवाज़ में बोला, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़के को कोई खास उज्र नहीं थी, मतलब दूसरे लड़कों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम किससे थी? मदन से थी, क्योंकि अभी पिछली रात को ही वो पिटाया था, उसके पिता ने उसको मारा था, तो वो तो खींच में होगा ही। वे खोखा को अपनी जमात में लेने के फ़ायदे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। अगर खोखा
खोखा को दूसरे लड़के जो थे यानी मदन के जो साथी थे यानी पड़ोसी जो थे, वे खोखा को खिलाने के लिए तैयार तो थे, लेकिन पर उनके अपमानित और परिताड़ित लीडर मतलब बहुत ज़्यादा मार पड़ी, अपमान भी हुआ, क्योंकि पिता के सामने, किसके पिता के सामने, खोखा के पिता के सामने उसको परिताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, तो उसको ये बात मंजूर नहीं थी, ठीक है, कि वो उसके साथ खेलेगा, ठीक है। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला। चूँकि जो खोखा था उसने मांग की कि हमको भी लट्टू दो, हम भी खेलेगा, तो मदन चूँकि उसकी खीज अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उसका गुस्सा ख़त्म नहीं हुआ था, तो वो उसको भागने को बोला, ठीक है भी लट्टू तेरे, मतलब बोला कि तुम्हारा ये लट्टू है, ये तो मेरा लट्टू है, मैं नहीं दूंगा, ऐसा टाइप का। जा अपने बाबा की मोटर पे बैठ। काशू तैश में आ गया, काशू भी गुस्सा हो गया। काशू मतलब खोखा, खोखा कौन, सेन साहब का बेटा। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, ठीक है। वो इतना छोटा था काशू, वो नौकरों को भी पीटता था, अपनी बहनों को भी पीटता था, ठीक है। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। अब तो रहा मदन भी तो नौकर ही था उसके लिए। उसने आव देखा ना ताव, मदन को एक घूसा रसीद कर दिया। अब काशू तैश में आ गया तो उसने क्या किया, मदन को एक घुसा मार दिया। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। अब चोर गुंडा डाकू ये जो वर्ड है ये किसने दिया था, सेन साहब ने कहा था। किससे, मदन के पिता गिरधर लाल से, कि ऐसे ही लड़के आगे जाके चोर गुंडा बनते हैं, डाकू बनते हैं। तो वो भी कब मानने वाला था, कौन, मदन नहीं माना। क्या नहीं माना, उसको घुसा दिया तो वो भी टूट पड़ा, वो झट कासू पर टूट पड़ा। वो दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और कुत्ते की गली के कुत्ते की लड़ाई थी। मतलब कासू ने तो मदन को एक गुस्सा मार दिया, मदन भी कहाँ चुप बैठने वाला था, वो भी कासू को मार दिया, और दूसरे लड़के उसके जो लड़ाई थी उसके मज़े लेने लगे, ठीक है। ये जो लड़ाई थी वो बंगले का पीले का मतलब काशू, और गली के कुत्ते का मतलब मदन। यहाँ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि निम्न वर्ग के लोगों को किस किस शब्दों से बुलाते हैं और उच्च वर्ग के लोगों को किस किस शब्दों से लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है, बुलाते हैं। अहाते में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता, मतलब जीत जाता। वहाँ से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान बचाकर भाग निकला। बिल्कुल, अब मदन उससे ताकतवर था, उसने कासू को मारा पीटा, जिससे कि कासू रोता हुआ घर को भागा, महल की ओर भागा अपने। तो महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। बिल्कुल सही बात है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद
अपने ही खिलाफ करते हैं, लेकिन बच्चों की इतनी अकल कहाँ, बच्चों को इतनी अकल कहाँ। उन्होंने तो अपने दूरदर्शनीय लीडर की मदद की, न उन्होंने न तो अपने दूरदर्शनीय लीडर की मदद की, न अपने माता पिता के मालिक की लाडले के ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमते हुए तितर बितर हो गए। सीधी सी बात है, महल वाले, महल मतलब बड़े लोग, और झोपड़ी वाले यानी छोटे लोग, यानी महल वाले मध्यम वर्गीय लोग और झोपड़ी वाले निम्न वर्गीय लोग, पुस्तक के अनुसार। तो जब लड़े तो सीधी बात है, झोपड़ी वाले यानी जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो सहम गए और तितर बितर हो गए, अपने अपने घर चले गए। उनको इससे क्या ही मतलब था। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहाँ। 8-9 बजे तक इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के एक दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। सीधी सी बात है, गाड़ी एक छू दिया था तो उसके लिए उसको कितनी मार पड़ी थी। अब तो मालिक के बेटे को ही पीट दिया, तब तो उसके तो मतलब वो सोच करके ही डर गया पूरा। ठीक है, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई घर में घुसा। अब तो भूख लगी थी ही, उपाय क्या था, अब क्या ही करे। खाना मार तो खाना ही है, लेकिन उससे पहले भूख लगी थी तो पेट तो पहले भरना चाहिए। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भरपेट खाना खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। अब चूंकि शाम को उसने अपने मालिक के बेटे सेन साहब के बेटे कासू को पीटा था, तो कासू ने तो घर पे जाकर के हंगामा किया ही होगा। तो गिरधर लाल चुप क्यों थे, यानी गिरधर लाल यानी मदन के पिता चुप क्यों थे। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे, उसको मार क्यों नहीं रहे थे, पीट क्यों नहीं थी, या फिर उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे थे। ठीक है। या उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिससे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो बाबू ने झलकार कर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तब तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता वह। सीधी सी बात है, अब मदन आया था, उसको लगा था कि उसके पिताजी उसको मारेंगे या पीटेंगे, लेकिन पिताजी तो उसकी बात कर ही नहीं रहे थे। वो तो सेन साहब बोले उसे कि तुम अपने मेरे घर को छोड़ दो और अपनी तनख्वाह लेते जाओ, यानी उसको नौकरी से निकाल दिया। सीधी बात, कुछ बोले भी नहीं कि मारा है कि पीटा है, कुछ नहीं बोले। ठीक है। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की उन उन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर आए। उन नहीं है, ठन ठन है। ठीक है, लोटे की ठन ठन की आवाज़ मिसप्रिंट हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है ठन है कि उन्हें ठन है,
लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घूमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पिटता था, बहुत पिटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। ठीक है। गिरधर निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए, मतलब कस के एकदम दांत को कड़कड़ा दिया, दांत को में मतलब दांत दबा लिए कस के, ताकि उसको फील हो कि चोट कम लगे, ऐसा टाइप का। सभी लोग मार खाते हैं बचपन में, तो ऐसे ही कर लेते हैं अगर मार खाने के आदी हो जाए तो। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपककर मदन को हाथों से उठा लिया और मदन हक्का बक्का अपने पिता की ओर देखता रहा। वो चौंक गया कि उसने पिताजी ने तो आज हमको पीटा ही नहीं, और हाथों से उठा लिया और प्यार करने लगे। तो चौंक गया वो, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसे बेपरवाही, उल्लासी और गर्व के साथ बोल उठा, जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। अब ये किस चीज़ की बात कर रहा है? तो बात ये है कि जब गिरधर ने अपने बेटे को बोला, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो वो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले, हा हा हा। अब ये जो सेंटेंस है इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि गिरधर के बेटे मदन ने जब खोखे के दो दांत मारकर तोड़ दिए, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि जब खोखे के दो दांत तोड़ दिए, दो दांत तोड़ने का मतलब ये हुआ कि उसके घमंड को तोड़ा। ठीक है, विष के दांत को तोड़ा। विष यानी कि घमंड। जो जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, उनमें घमंड नेचुरली आ ही जाती हैं, और ऊंची जाति में तो और ज़्यादा होती हैं। तो नौकरी में रहकर भी सेन साहब गलत होने पर भी गिरधर उसको बोल नहीं पाते थे, और उसके बेटे ने मदन जो था, कासू के दो दांत तोड़ दिए, क्योंकि कासू की गलती थी। कासू मतलब कहने का मतलब उस बेटा नहीं है, मध्यम वर्गीय परिवार, वो उच्च जाति परिवार की जो गलतियां थी वो कभी मानते नहीं थे। और मदन छोटी सी गलती कर दे तो उसके लिए उसको पीट डालते थे या पिटवाते थे उसके पिताजी से। इस वजह से उसके 20 के दांत तोड़ डाले। ठीक है, चैप्टर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और ये हो सके तो अपने से एक दिन का रीडिंग ज़रूर मार लें। रीडिंग कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, और एमसीक्यू और आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है।